एक गांव में सरजू नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, विक्रम, विजय और भोला। विक्रम और विजय काफी समझदार थे। वहीं भोला को सब भोंदू बुलाते थे, क्योंकि वह बहुत सीधा था और मूर्ख भी था। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे काम नहीं होता। बेटा भोंदू बहुत सीधा है, मुझे समझ नहीं आता वो क्या करेगा। साथ ही गांव के जमींदार की नजर हमारी जमीन पर है, पता नहीं कैसे सब कुछ सही होगा। दादाजी की जमीन पर पता नहीं कैसे उस जमींदार ने अपना नाम लिखवा लिया है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। और इस भोंदू का क्या ही करो पिताजी, भोंदू को तो कुछ भी नहीं आता। अगर कोई काम दो तो सब उल्टा ही करता है। पता नहीं भोंदू इतना मूर्ख कैसे हो गया, जबकि हम दोनों भाई इतने समझदार हैं। कहां से मूर्ख दिखता हूं मैं तुम लोगों को? हैं? कल तुमने हरिया चाचा को क्यों मारा इतना? हरिया चाचा ने बोला मुझे चप्पल दे, मैंने उनकी बात मानी और उन्हें चप्पल दी। वो चप्पल पहनने के लिए मांग रहे थे, तुमने उन्हें चप्पल से मार ही दिया मूर्ख। इसे तो ये तक नहीं पता होता कि किसी इंसान से कौन सा काम करवाना है। मैंने इससे कहा जा खेतों से अनाज काट कर लिया। मैंने जाकर देखा ये बैठकर एक एक दाने को चाकू से काट रहा था। हाँ तो क्या, तुमने ही तो कहा था अनाज काट कर लाओ, वही तो मैं कर रहा था। भोंदू, तुझे बात समझ नहीं आती क्या? अनाज काटना यानी कि फसल काट कर लेकर आनी थी तुम्हें। पिताजी मैं तो वही करता हूँ जो मुझसे कहा जाता है। अब ये लोग ही मुझे गलत चीज बताए तो मैं क्या करूँ? भोला के पिताजी को हमेशा भोला की चिंता लगी रहती थी। हे भगवान, पता नहीं भोले का क्या होगा, आप ही मेरे भोले की रक्षा कीजिए। किसान बूढ़ा हो गया था, इसलिए उनका निधन हो गया। अब भोला का कोई भी सहारा नहीं था। दोनों भाई भी भोला का मजाक उड़ाते रहते थे। ओ भोंदू, इधर आ, मेरे लिए पानी लेकर आ। ठीक है भैया, ले आता हूँ। भोला बड़ी सी बाल्टी में पानी भरकर ले आता है। अरे मूर्ख, बाल्टी में पानी भरकर क्यों लाया है? मैंने तो पीने के लिए पानी मांगा था, गिलास में लाकर दे। एक बार में कोई काम सही से नहीं करता तुम इसे बोलते ही क्यों हो कोई काम? किसी काम का नहीं है ये, बस मुफ्त की रोटी तोड़ता है और खाली नुकसान कराता है। चल जा यहाँ से। भोला दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अब तो हर रोज भोंदू के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। गांव वाले लोग भी भोंदू को मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवा लेते थे। भोला बेटा, मेरे कमर में बहुत दर्द है, जरा मेरे खेत जोत देगा तू? काका, खेत जोत लूंगा तो आपका कमर कैसे ठीक हो जाएगा? उसके लिए तो कमर दबानी पड़ेगी ना। अरे भोंदू, कमर में दर्द है, मैं खेत जोत नहीं सकूंगा, इसलिए तुझसे बोल रहा हूँ। तू भी ना, तो ऐसा बोलो ना काका, खुद गलत बोलते हैं सब और फिर मुझे मूर्ख ठहराते हैं। बताइए। हाँ बचवा, हाँ हम ही मूर्ख हैं। जा खेत जोत, मेरे कमर की चिंता तू ना कर। भोंदू मूर्ख जरूर था, पर वह बहुत मेहनती था। वह सबकी मदद भी किया करता था। हालांकि लोग उसका सिर्फ इस्तेमाल किया करते थे। एक दिन भोंदू गांव के रास्ते से कहीं जा रहा था। अचानक उसका पैर रास्ते पर बैठे कुत्ते की पूंछ पर पड़ गया। वह सोया हुआ कुत्ता गुर्राते हुए भोंदू को देखता है और भौंकने लगता है। अरे बाप रे बाप, क्यों भौंक रहा भाई? अरे गलती हो गई, माफ कर दे। कुत्ता उसे दौड़ाने भी लगता है। माई रे माई, कहाँ फंस गया? बचाओ, कोई तो बचाओ रे। दौड़ते दौड़ते भोंदू जंगल में आ जाता है। वह जंगल के अंदर जाते जा रहा था। उसे पता ही नहीं था वह कहाँ जा रहा है। भोला भोंदू अपने घर का रास्ता भी भटक गया था। उसे जंगल की एक और लड़की दिखाई देती है जो सूखी लकड़ियों को जमा कर रही थी। ये कौन सी जगह है? ये तो जंगल है, आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो कोई आदमी नहीं आता जाता। मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है। उसके बाद भोंदू ने सारी बात उस लड़की को बता दी। भोंदू की बातें सुनकर उस लड़की को पता चल गया कि भोला बहुत भोला है, जो अपने घर का पता भूल गया है। मेरा नाम रमा है। चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें तुम्हारे घर का पता नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा चलाती हूँ, जो मिलेगा मिल बांट कर खा लेंगे, ठीक है? भोंदू खुश होकर उस रमा के साथ चला जाता है।
लकड़ी बेचकर जो मिलता है वह लड़की खुशी खुशी मिल बांटकर खा लेती है। लेकिन भोदू का भोलापन अभी भी जारी था। वह अपनी हरकतों से सबको हंसाता रहता था। वहीं दूसरी ओर पता नहीं कहाँ चला गया वो भोंदू, मूर्ख कहीं का। एक तो खुद जमींदार ने हमारी जमीन ले रखी है, ये परेशानी क्या कम थी जो अचानक भोंदू भी गायब हो गया। मैं तो तंग आ गया हूँ। चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इधर कुछ दिन बाद भोदू जंगल में लकड़ी का गट्ठर उठा रहा था। लकड़ी का गट्ठर बहुत बड़ा और भारी था, जिसे भोदू ठीक तरह से उठा नहीं पा रहा था। अरे बाबा, ये लकड़ी का गट्ठर तो बहुत भारी है, उठ नहीं रहा। पता नहीं कैसे रमा इसे उठाती है। वहीं पास ही भोदू को एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा नजर आए, जो ध्यान लगाए बैठे थे। भोला भाला भोदू बिना कुछ सोचे समझे उन साधु बाबा को कहता है, ओ भाई, ये गठरी बहुत भारी है, थोड़ी मेरी मदद कर दो ना उठाने में। आप तो वैसे भी सो ही रहे हो। साधु ध्यान में मग्न था और साधु ने कुछ नहीं सुना। अरे अजीब इंसान है, नींद में इतना मग्न है कि किसी की कोई मदद को राजी नहीं है। ए, उठ जा भाई, उठ जा, मेरी मदद कर दे भाई। कौन मूर्ख है जिसने मेरे सालों की तपस्या भंग की? मैं ध्यान कर रहा था। मूर्ख, तूने मेरा ध्यान तोड़ दिया है। तू खुद को समझता क्या है? बहुत बुद्धिमान है तू। इतना घमंड है तुझे अपनी बुद्धि पर, मूर्ख इंसान। लो, अब आप भी मुझे मूर्ख बोल रहे हैं। आपको नहीं पता मैं कितना समझदार हूँ? सब बस मुझे ही मूर्ख बोलते रहते हैं। तू बहुत समझदार है ना? तुझे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है ना? जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरी बुद्धि पलट जाएगी। तू अभी जैसा है उससे ठीक उल्टा हो जाएगा। तू खुद को जितना समझदार समझता है तो ठीक उसका उल्टा बन जाएगा। अरे महाराज, श्राप भी दे दिया, मेरा गट्ठर तो उठा देते। है अजीब बाबा है यार। यह बोलकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अचानक भोला ने अपने अंदर एक अजीब सा परिवर्तन महसूस किया, पर उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। भोदू घर आता है। वहाँ रमा बैठकर लकड़ियों की कीमत का हिसाब लगा रही थी। आ गया, सारी लकड़ियाँ लेकर आए हैं ना? फिर रमा लकड़ी के पैसे जोड़ने में लग जाती है। 100 रुपए होने चाहिए। रमा, तुम गलत हिसाब लगा रही हो। झोपड़ी के पीछे जो लकड़ियों का बंडल रखा है, तुमने उसे बेचा ही नहीं है। और कल तुमने 2 गट्ठर आधे दामों पर बेचा था, क्योंकि वो गीली थी, इसलिए तुम्हारे पास अभी 50 रुपए ही हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। रमा चौंक जाती है। आपने तो बिल्कुल सही हिसाब लगाया है। अचानक से आप इतने समझदार कैसे हो गए? भोदू ने रमा को साधु महाराज वाली सारी बात बता दी। असल में साधु का श्राप भोदू के लिए वरदान बन गया था। वो अब समझदार हो गया था। रमा यह सब सुनकर बहुत खुश हुई। आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? अरे, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, कहो ना। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो और हमारा एक दूसरे से जान पहचान भी अच्छा हो गया है। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? अरे रमा, क्या सच में मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? मुझे मंजूर है। इसके बाद रमा और भोदू दोनों पास के मंदिर में जाकर शादी रचा लेते हैं। एक दिन, अब मुझे अपने गांव जाना है रमा। ठीक है, आप चले जाइए। जाऊंगा, पर अकेले नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगी। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, चलोगी ना? अब मेरे सब कुछ आप ही तो हैं। मैं आपके बिना भला कैसे रह सकती हूँ? भोदू रमा को लेकर अपने गांव पहुँचता है और अपने घर जाता है। वहाँ वह देखता है कि उसके दोनों भाई चिंता में बैठे थे। विक्रम भैया, मैं आ गया, प्रणाम। अरे भोंदू, तू कहाँ चला गया था रे? हमने तुझे बहुत ढूंढा, कहाँ था तू? और ये कौन है तुम्हारे साथ? भैया, मैं गलती से जंगल चला गया था, वहाँ रमा ने मुझे सहारा दिया। अच्छा हुआ तू आ गया, पर क्या फायदा? हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत भैया? पिताजी की पूरी जमीन जमींदार ने अपने नाम करवा ली है। अब हमारे पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है जहाँ खेती करके हम अपना गुजारा कर सके। पिताजी की जमीन जमींदार ने हथिया ली है। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं वो जमीन छुड़वा लूंगा। तू छुड़वाएगा जमीन? तेरे जैसा मूर्ख ऐसी बातें कर रहा है, सुनकर हंसी आ रही है। आप मेरी बात तो मानो भैया, मैं जमीन जरूर छुड़वा लूंगा। मेरे पास एक योजना है। भोदू अपनी योजना बताता है। भोदू की बात सुनकर दोनों भाई दंग रह गए और सोचने लगे कि भोदू इतना समझदार कैसे हो गया है। उन लोगों को रमा ने साधु के श्राप के बारे में बता दिया, जो श्राप भोला के लिए वरदान बन चुका था। भोंदू, जैसी योजना तुमने बनाई है हम वैसे ही काम करेंगे। मेरे भाई, तू ही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। भाई, आप फिक्र ना करो,
अब देखो उस जमींदार को सबक कैसे मिलता है। अगले ही दिन गांव में यह खबर फैलती है कि भोला के पिता के खेत में एक चुड़ैल रात को घूमती है। आसपास के लोगों में डर का माहौल छा गया। ये खबर जमींदार के पास भी पहुंची। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? हाँ मालिक, आजकल सरजू की जमीन पर हर रात एक चुड़ैल घूमती नजर आती है और जैसे ही सामने जाओ वो गायब हो जाती है। गांव के 2-4 लोग तो बीमार हो गए हैं चुड़ैल को देखकर। क्या बेकार की बातें करते हो तुम लोग? आज मैं जाकर देखता हूँ। उसी रात जमींदार अपने 4 आदमियों के साथ चुड़ैल देखने के लिए सरजू के खेत में जाता है। ये गांव वाले सब सठिया गए हैं ससुरे। न जाने कौन सी चुड़ैल दिखाई देती है इन्हें। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी जमींदार के पीछे सफेद कपड़ों से लिपटी बाल खुले हुए कोई आता दिखाई दिया। जय हनुमान, जय हनुमान। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई यहाँ पर? हे भगवान, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मालिक, चुड़ैल तो गायब हो गई है। तभी अचानक चुड़ैल फिर वहाँ आ जाती है और बोलती है, ये जमीन किसकी है? मुझे बहुत पसंद है। अब तो मैं यहीं रहूंगी हमेशा। इस जमीन पर जिसने अपना हक जताया है वो मारा जाएगा। हाँ, तुम्हें मरना है। हे भगवान, आज बचा लो। मुझे कोई जमीन नहीं चाहिए। कभी मुड़कर इस जमीन की तरफ भी नहीं देखूंगा। राम 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 राम, मरा 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 मरा। सब के सब लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। दूसरे ही दिन जमींदार ने वह जमीन विक्रम और विजय को वापस लौटा दी। अरे विक्रम बेटा, मुझसे गलती हो गई। ये जमीन तो सरजू की थी और उसी की रहेगी। हाँ, ये रहे तुम्हारे जमीन के कागज। हाँ, लाओ इधर। और दूसरी बात, अगर गलती से भी हमारी जमीन पर नजर डाली ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह भोंदू, वाह, क्या दिमाग हो गया रे तेरा। तेरे प्लान ने तो सच में हमारी जमीन वापस लौटा दी। और हाँ, रमा भाभी भी कमाल की कलाकार है। चुड़ैल बनकर क्या खूब डराया जमींदार को। धन्यवाद रमा, हमारी इतनी मदद करने के लिए। धन्यवाद किस लिए जी? अब मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूँ ना। अब तो हम सब लोग मिलकर रहेंगे। भोला को पता था कि डर से किसी भी चीज को आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस तरह भोला की होशियारी और रमा के साथ से उन्हें उनकी जमीन